क्योंकि आगे में जो 1 2 3 चैप्टर आने वाले हैं वहाँ पे काम पड़ेगा आप लोग को। तो क्लास का सारा रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का, आप लोग के अकाउंट में शो होने लगेगा, तो आप लोग उसको दोबारा भी देख के कर सकते हैं। बाद में इसके बाद मैं कोई भी इकोनॉमिक्स का चैप्टर का रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा, आपको पढ़िए, डाउट हो तो हमसे पूछिए। चलिए लिखिए डोमेस्टिक एंड नेशनल अबे यार क्या हो रहा है ये, देखो डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। अगर समझ नहीं आया तो आज ही के आज बता देना कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, अब क्या टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक शुरू हो गया, ये टॉपिक से यहाँ से देखिए। देखिए डोमेस्टिक इनकम refers to the domestic income refers to the सर sum इससे total पहले of क्या लिखे हैं ऑडिट? ये सही। नॉर्मल रेसिडेंट जो पिछले क्लास में पढ़े थे, यहाँ ये पे हम क्लास नहीं क्लास तो लिखे। हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना बाद में, अभी जो पढ़ा रहे वो लिखो। यस। चलिए डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या क्या होता है, लिख लो, लिखवा दे रहा हूँ। रेंट, माइक ऑफ कर लो, नॉइज आ रहा है। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेज, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। रेफर्स टू दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दी कंट्री। जैसे इंडिया है तो इंडिया के अंदर में बाउंड्री क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, इंडिया, ठीक है। वेदर बाई रेसिडेंट्स और नॉन रेसिडेंट, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी गुलशन जी आप वीडियो ऑन कर दीजिएगा अगर पॉसिबल हो तो। ऋतिक तुम लोग वीडियो ऑन करो अपना, दिख नहीं रहा है, ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा तुम लोग का जो छूटा हुआ है अभिषेक और क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गया, ऋतिक और सानू, तुम लोग का जो छूटा हुआ है मैं उसका पीडीएफ दे दूंगा और तुम लोग उसको देख के कर लेना, लिख लेना, आई मीन लिखिए डोमेस्टिक इनकम, सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू टेरिटोरियल लैंड प्लस टेरिटोरियल वाटर प्लस एयर स्पेस अबव लैंड एंड वाटर, ये होता है डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे अगर मैं कोई आपसे पूछे इंडिया क्या है, इंडिया कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, इंडिया इज दी टेरिटोरियल लैंड, जो लैंड जो जमीन आप देखते हैं मैप पे, जो जमीन है वो, उसके बाद द टेरिटोरियल वाटर, समुद्र में भी इंडिया है, कितना नॉटिकल माइल्स, कितना डिस्टेंस है समुद्र में, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स।
जैसे जो हमारा जमीन है जहां से समुद्र, जैसे जैसे अगर तुम बीच पे जाओ तो कुछ दूर तक रेत होता है, फिर जैसे समुद्र स्टार्ट हो जाता है, तो उस वाटर में 12 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.9 किलोमीटर, ठीक है, वहां तक इंडिया है तुम्हारा। मतलब 12 इंटू 1.9 करोगे तो 12 9 1 12 12, तो ये अराउंड 22 23 किलोमीटर तक तुम्हारा आएगा, वो जमीन से वाटर तक, वो भी इंडिया है। और जो लैंड है और जो वाटर है, उन दोनों के ऊपर का जो एयर है, जो स्पेस है, जिसमें हमारे हवाई जहाज या प्लेन्स का मूवमेंट होता है, वो भी इंडिया है। तो ये तुम्हारा डोमेस्टिक, इन एरियाज के विद इन में अगर तुम कोई भी इनकम पैसा जनरेट कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, ठीक है, ये पैसा किस में जोड़ा जाएगा, ये पैसा क्या माना जाएगा, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम में याद रखना, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, उस सारे के पैसे को ऐड कर देते हैं। कंडीशन एक ही है कि उसे तुम्हें भारत के में होना चाहिए। भारत में होने का मतलब जमीन में, समुद्र में 12 नॉटिकल माइल, जमीन में जो जो भी मैप हमारा नक्शा है वो, और जो दोनों के एबव में जो हमारा एयर स्पेस है, इस सब के बीच में अगर कोई भी आदमी पैसा जनरेट करेगा, चाहे वो हमारा नागरिक हो नहीं हो, वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है। अब लिखो नेशनल इनकम, सेम वही है, जनरेटेड विद इन तक लिखना है, उसके बाद चेंज हो जाएगा। इसको लिखो नेशनल इनकम रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ओनली, no matter in the domestic territory or outside the टेरिटरी। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट किए या बाहर जाकर जनरेट किए। जैसे मान के चलो कि मैं अमेरिका घूमने गया कुछ दिन के लिए, 1 2 महीना के लिए, मैं नागरिक भारत का ही हूँ, अमेरिका में मैंने कुछ पैसे कमा लिए 1 लाख रुपए, तो ये पैसा, मैं भारत का नागरिक हूं लेकिन मैं भारत में नहीं रह रहा था, ठीक है, तो मेरा ये 1 लाख रुपया डोमेस्टिक इनकम में मैं ऐड करना चाहूंगा तो ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में होने के लिए डोमेस्टिक जगह में इंडिया में होना कंपलसरी था। मैं बाहर में हूं, मैं दूसरे देश में हूं, तो डोमेस्टिक इनकम तो मेरा पैसा ऐड नहीं होगा। लेकिन जब नेशनल इनकम निकाला जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नागरिक, चाहे वो भारत में रह रहा हो चाहे भारत के बाहर रह रहा हो, ये सारा पैसा ऐड हो जाएगा। और जो नॉन रेसिडेंट इंडिया में था, उसके पैसे को हम ऐड नहीं करते हैं। ये डिफरेंस क्लियर है? लिखो इसमें, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉन रेसिडेंट के इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहां तक लिख लिए? सारे बच्चों ने लिख लिया? यस सर। से एक मिनट, वीडियो ऑफ कर दिया इसने। चलो, याद रख लेना, इससे बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे तो हर हाल में ध्यान में रख लेंगे, नहीं तो दिमाग का एकदम शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आगे जाके। तो ऐसा ध्यान से समझना सारा बात, तुम्हारा 20 मार्क का सर क्वेश्चन इस अभी पर आएगा तुम लोग। सर एक मिनट सर। हम्म, हेलो हाँ बोलो सर, बोलो। अभी तो आप बताएं कि मतलब रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, अगर वो इंडिया में होकर जनरेट कर रहा है पैसा तो वो वो ऐड होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी वो होगा। हाँ, और वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। सिर्फ डोमेस्टिक इनकम में नॉन रेजिडेंट सर का पैसा ऐड होता है, लेकिन हाँ बोलो बोलो। मैं वही बोल रहे थे सर, मतलब तो यहाँ पे आप अभी जो लिखवाए हैं, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ये कैसे है? कहाँ? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इन द
ये नेशनल इनकम के केस में जो नॉन रेजिडेंट हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा था उसके पैसा को नहीं नहीं ऐड किया जाएगा। मतलब नॉन रेजिडेंट तो देखो, ऐसा देखा जाए तो अमेरिका में रहने वाला तो आदमी नॉन रेजिडेंट है हमारे लिए, लेकिन उसके बाद हम बात नहीं कर रहे ना। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे भारत में कई बार क्या होता है ना कि बाहर से भी लोग आते हैं रहते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे इंडियंस बाहर जाकर रहते हैं कि नहीं रहते हैं अंशु? यस सर, रहते हैं। जैसे कोई बच्चे होते हैं आईआईटी में या आई में पढ़ने आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे इंटर्नशिप करते हैं, तो वो स्टूडेंट एजुकेशन वीजा पे आते हैं वो लोग पढ़ने के लिए, तो उनको तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वो यहाँ कंपनी में गए, इंटर्नशिप किए, उनका पैसा तो हो गया, मतलब वो पैसा कमाए हो यहाँ पे, तो उनकी पैसा को तो डोमेस्टिक इनकम निकालने टाइम तो ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन जब हम बोलेंगे कि भारत का इनकम, तो भारत के इनकम में सिर्फ भारतीयों का इनकम ना आएगा। तो उस केस में जो नॉन रेजिडेंट हमारे टेरिटरी में रह रहा था उसके इनकम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे ना फिर तो, क्योंकि हम तो सिर्फ भारतीय लोगों का इनकम जानना चाह रहे हैं ना। नेशनल इनकम का मतलब होता है जो हमारा नागरिक है, बस हमको अपने नागरिक के पैसे को ऐड करना है, तो जो नन नागरिक नहीं है उनके पैसे को ऐड नहीं करेंगे। अब बात समझ में आया? इसीलिए जी लिखा सर। हूं यहाँ पे जी कि सर। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो रह रहा है, ऐसे तो पूरा दुनिया भारत को छोड़ के सारे लोग तो नॉन रेजिडेंट है हमारे लिए, तो सबका बात हम यहाँ थोड़े कर रहे हैं। तो मेरे जमीन में घर में रह रहा है कि उसके बाद बस किया जा रहा है। बाकी जो लोग नहीं पूछ रहा है तो यार रहना, अगर क्लियर है तब तो बढ़िया है। आगे जो बस जो बोलेगी सर नहीं समझ में आया बताएंगे तो चलो। सर स्टार्टिंग समझा दीजिए थोड़ा, डोमेस्टिक अरे इनकम अब से। ना, अब स्टार्टिंग से चलो, रहने दो बाबू, वो स्टार्टिंग से समझाओ। शुरू से समझाएं पूरा चैप्टर का नोट्स स्टार्टिंग से। नो सर, डोमेस्टिक इनकम से बोल रही हूँ। हाँ तो ये बोलो ना, अब चैप्टर वन से स्टार्टिंग से करिए। डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है जो भी हमारे भारत में रह रहा है। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है जिज्ञासा? डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक मतलब होता है जो हमारे घर में रह रहा है, ठीक है? जैसे तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में मान को आकर चलो मैं भी रह रहा हूँ, हम बोलेंगे कि तुम्हारे मैं तुम्हारे घर में आकर रहता हूँ, मैं भी कुछ पैसा कमाता हूँ तुम्हारे घर में रह के, तो जब डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे ना तो मेरा भी पैसा ऐड हो जाएगा। जबकि मैं क्या कौन हूँ? मैं नागरिक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे घर का रहने वाला मेंबर नहीं हूँ। इंडिया में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक जो नागरिक होते हैं, जो नागरिक नहीं होते हैं। तो जब डोमेस्टिक इनकम का बात होगा तब मैं दोनों के इनकम को ऐड कर लूंगा, ठीक है? और जब नेशनल इनकम का बात होगा तब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिक का इनकम ऐड करूंगा। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नागरिक भारत में रह रहा हो, अमेरिका में रह रहा हो, दुबई में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, जब नेशनल इनकम निकाला जाएगा तब सारे के इनकम को ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन जब डोमेस्टिक इनकम निकाला जाएगा तब सिर्फ और सिर्फ उसी लोगों का इनकम ऐड किया जाएगा जो भारत में रह रहा है, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, जिज्ञासा क्वेश्चन का आंसर दो। मान के चलो कि मैं इंडियन हूं लेकिन मैं अमेरिका में रह रहा हूं, ठीक है? डोमेस्टिक इनकम में मेरा पैसा ऐड होगा कि नहीं होगा? सोच समझ बोला, नहीं तो डांट सुनने तैयार रहना। नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा, गुड। अगर वही जब नेशनल इनकम निकाला जाएगा तब मेरा इनकम ऐड कर दिया जाएगा, और जो नागरिक नहीं थे उनके पैसे को हटा दिया जाएगा डोमेस्टिक इनकम में से। चलो यहाँ पे भी इक्वेशन बताऊंगा तो वहां से और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए, तो आप हेडिंग डालो कन्वर्सन ऑफ, ऐसे क्लास की रिकॉर्डिंग है, दो तीन बार कर लेना जिसको कंफ्यूजन होगा। कन्वर्सन ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम एंड वाइसे वर्सा, वर्सा वर्सा वर्सा। तो बिहार बोर्ड में काफी कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो मैं वो सब टॉपिक कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं पढ़ने के लिए, मतलब मैं जितना भी, खैर ये काफी लंबा नोट्स होगा इसका, इतनी ही बातें आप लोग को याद रखनी है। कन्वर्सन ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम एंड वाइस वर्सा। डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम पर जाना है या नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पर आना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो लिखिए। एक मिनट को लिखो, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब देखो नेट फैक्टर इनकम का क्या आ गया ये। अब देखो नेट, देखो जब भी नेट वर्ड आ जाए, याद रखना, जब भी नेट वर्ड आता है तो समझ जाओ कुछ ना कुछ माइनस जरूर हो रहा होगा। नेट का मतलब भी होता है घटा दो। नेट फैक्टर इनकम का जैसे वो मीम नहीं था, भागो, या नहीं मीम नहीं याद आ रहा, रुको। नहीं मिल रहा, छोटा। लिखिए नेट फैक्टर, सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मींस, देखो ज्यादा शब्दों में कंफ्यूज मत होना, लिटरल टर्म वही है जो मैं समझाया हूँ। क्योंकि अभी लिखूंगा वो मुझे पता है कि सब लोग 2-3 बार समझ में नहीं आएगा। लिखो फैक्टर इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम बाय रेसिडेंट्स फ्रॉम अब्रोड प्लस माइनस फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। यही करते हैं, ये समझे आप लोग, समझ गए ये क्या किया मैंने यहाँ पे, अभी क्या लिखा है यहाँ पे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा नागरिक विदेश में रह रहा था उसके पैसे को तो जोड़ना है ना। जब हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे तो नेशनल इनकम में क्या हो गया था बेसिकली, देखो नेशनल इनकम में दिक्कत ये, नेशनल इनकम में ये होता है कि जो मेरा नागरिक है सिर्फ मुझे उसको पैसा चाहिए ना, जो नागरिक नहीं है उसके पैसे को हटाओ, ठीक है। तो जो आदमी बाहर से आ रहा था तुम उसके पैसा को तुम जोड़ोगे, जो हमारा नागरिक अमेरिका में रह रहा था उसके पैसे को मैं क्या करूंगा, जोड़ूंगा किसमें, डोमेस्टिक में। और जो नॉन रेसिडेंट हमारे यहाँ रह रहा था उसके पैसे को माइनस कर दूंगा। तो उसी का एक नाम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। तो इसी का, इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है। और नेशनल इनकम इज इक्वल टू, ये तुमको ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा, इजी है। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम बाय रेसिडेंट ऑफ फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। ये फॉर्मूला समझे आप लोग। चौबे जी तुम कुछ पूछ नहीं रहे हो और मुझे पूरा डाउट है चौबे और रिसू जी को लोग समझ में नहीं आ रहा होगा। चौबे जी, ओ चौबे जी, माइक ऑन कीजिए तो अपना। यस सर। समझ में आ गया ये बात बाबू, समझ में आ सर गया आप तो अच्छी रुकिए बात मैं है। slide देते हैं। हाँ पूछो, जो मैं समझ में आ गया ना, मैं पूछना चाह रहा हूँ, नहीं आया तो पूछ सकते हो। कंसेप्ट समझ गए। यस कई बार क्या होता है ना, पता नहीं क्यों बच्चे हेजिटेट करते हैं, उनको जब 2 बार प्रोत्साहित करो ना तब वो पूछते हैं। ऐसा नहीं करना है। आगे जाके थर्ड चैप्टर जो है तुम्हारा, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, पता है ये पहले 3 चैप्टर से वही कर रहा हूँ, 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन आएगा आप लोग को। मतलब ये 3-4 चैप्टर पूरे एग्जाम का तुम्हारा 20-30% मार्क्स इसी चैप्टर से आता है, इन्हीं 3 चैप्टर से। आप लोग समझ गए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। शिष्या ये फैक्टर फॉर्मूला क्या है? क्या, फैक्टर इनकम अब तुम नोट्स पढ़ो जाके, तो अब तुमको नहीं बताऊंगा ये, 2 बार 3 बार इनकम डिस्कस हो चुका बताइए। है। नहीं नहीं फैक्टर इनकम नहीं बताऊंगा अब। ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। तो तुम इससे ज्यादा तुम रिवाइज नहीं कर रही हो, तुम फिर से देख लेना। ये देख नहीं, नोट्स पढ़ी हो कि नहीं पढ़ी हो। हाँ शॉर्टकट सर मत खोजो, पढ़िए। जिज्ञासा शॉर्टकट मत खोजो, ठीक है। मैं शॉर्टकट करने के लिए नहीं आ बैठा हूँ, सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। तो मेहनत करो और नोट्स 4 बार 5 बार याद करो।
ये रहा ना कंपल्सरी एम्प्लॉइज रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, भूल गई? हाँ सर। तो मेहनत नहीं करी हो फिर से मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से अगर कोई पूछेगा डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू, ठीक है, तो अब डोमेस्टिक इनकम तुमको किससे निकालना है, नेशनल इनकम से। देखो अब दो तरीका है, देखो डोमेस्टिक इनकम में हमको क्या करना है, जो रेसिडेंट, जो भी आदमी भारत में रह रहा था सिर्फ उसका पैसा को ऐड करना है, ठीक है। तो जो हमारा नन इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, अब उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और इनकम ऑफ रेसिडेंट लिविंग अब्रॉड उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डोमेस्टिक का मतलब तो यही हुआ ना। या इसका दूसरा भी नाम है, और करो, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ठीक है। देखो यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, फैक्टर इनकम प्लस किया था यहाँ पे, याद रखना डोमेस्टिक नेशनल इनकम निकालने के लिए नेट फैक्टर इनकम को हम क्या किए थे, प्लस किए थे। तो डोमेस्टिक इनकम के केस में क्या कर देंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी चीज का नाम है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, इसी चीज का नाम है, दूसरा नाम, समझे रितेश, समझ गए? Yes, sir. ठीक, शिष्या समझ रही हो ना? यस सर। गुड। सिद्धांत, ये कहाँ गया आंसर? Yes, sir. ठीक, चलिए अब आता है ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ इनकम। अब आता है ग्रॉस और नेट। सर रिकॉर्डिंग बंद। रिकॉर्डिंग ऑन करने का जरूरत लग रहा है ना, देखना पड़ जाएगा 2 बार क्या? चलो कोई बात नहीं, कर दिया हूँ ऑन रिकॉर्डिंग, देख लेना। देखो ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डिप्रिसिएशन, एंड नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस मतलब होता है कि सब चीज को ऐड कर दो, सब चीज को जोड़ दो, ठीक है। तो ग्रॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नेट और डिप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं, और नेट निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। चलिए ये तो बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अब लिखो, ठीक है, ग्रॉस। अब देखो, अब तुमसे कोई पूछेगा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम क्या होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम मतलब होता है नेट डोमेस्टिक इनकम में हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे। और कोई पूछेगा नेट डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। समझ गए आप लोग ये फॉर्मूला,
ग्रॉस मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक इनकम जो भी है उसमें डिप्रिसिएशन जोड़ दो। अब ये समझ गया ना नेट डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ। नेट डोमेस्टिक इनकम मतलब हो गया कि जो भी हमारे यहाँ रेसिडेंट लोग रह रहे थे हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है, और जब डिप्रिसिएशन घटा दोगे, जैसे यहाँ पे आपने देखा नेशनल इनकम, अगर इसमें नेट आ जाएगा, नेट का मतलब क्या हो जाएगा, जो जो भी तुम्हारा ग्रॉस इनकम था, जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है, इसमें सब डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। नाम जैसे जैसे ऐड होता जाएगा उसको करेंगे। चलिए समझाऊंगा अभी 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 बहुत खेल खेलना है इसमें, ठीक है। और इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम का ही शॉर्ट फॉर्म होता है जीडीपी, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम भी रहेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहे, ये सब एक ही चिड़िया का नाम है, एक घर का नाम है, एक स्कूल का नाम है, और इसका नाम हो जाएगा एनडीपी। ऐसे बिहार बोर्ड में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है पूरे चैप्टर से, बस एक थोड़ी सी तुम लोग के लिए बता दे रहा हूँ। लेकिन चूंकि सीबीएसई के बच्चे भी साथ में बैठे हैं तो टॉपिक एक एक आप लोग को सारा टॉपिक पढ़ना है। मैं आप लोग को बाद में चैप्टर जब समाप्त होगा तो तुम लोग को इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें से वो तो बताऊंगा। थ्योरी पार्ट तुम लोग के लिए सारा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में जितना लिखवा रहा हूँ उसी में से एक कंफर्म थ्योरी रहेगा ही रहेगा। अभी कुछ एग्जांपल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो अब हेडिंग डालो, फैक्टर प्राइस एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर प्राइस एंड मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर प्राइस का मतलब क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, अब मान के चलो कि मैं मार्केट में कोई सामान बनाया, ठीक है, मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका कीमत मैंने 10 रुपए रखा, ठीक है। जब मैं मार्केट में सामान बेचूंगा तो क्या मैं उस लागत पे बेचता हूँ कि उसे मैं बाजार के रेट पे बेचता हूँ। कोई सामान तुम जो खरीदते हो वो तुमको कॉस्ट पे मिलता है या मार्केट प्राइस पे मिलता है। मार्केट मार्केट प्राइस। प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है कि उसमें टैक्स वगैरह ऐड हो जाता है। लेकिन जब तक वो सामान फैक्ट्री में है, फैक्ट्री वाले ने मान लो कि सैमसंग कंपनी मोबाइल बनाई, मैं ही मान लो सैमसंग छोड़ मैं ही बनाया मोबाइल, ठीक है, मैंने कोई मोबाइल बनाया, उसकी उसका लागत और मेरा प्रॉफिट मुनाफा जोड़ दूं तो मेरा उसका मतलब 10,000 रुपये पड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सामान मेरी फैक्ट्री से बाहर निकलेगा मार्केट में बिकने के लिए, उस पर टैक्स लगेगा। मोदी जी बोलेंगे भाई हमको जीएसटी दो 10-20% का, तो मेरा 10,000 का जो सामान है अगर उसमें 20% टैक्स लगता है तब 2,000 रुपये मुझे उसमें जोड़ने होंगे, तो उसका मार्केट रेट कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। दस यस हजार सर। जब तक था ये मेरा कॉस्ट था, ये मेरा लागत था। लेकिन मार्केट में जब मैं इसमें बेचने जाऊंगा तो गवर्नमेंट मुझे टैक्स लेगी 2,000 रुपये, यहाँ डिटेल में लिख देता हूँ। तो ये होगा 10,000 प्लस इसमें टैक्स। अच्छा सरकार सब्सिडी भी देती है, छूट देती है लोगों को, जैसे किसान लोगों को सब्सिडी मिलता है गैस में, जो डीजल पेट्रोल होता है उस पर सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी से क्या होता है, मेरे खर्चे कम हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। मान के चलो कि तुम गैस सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है गरीब लोगों को, तो मार्केट में लोग खरीदोगे तो 900 रुपए का सिलेंडर पड़ेगा। गरीब को सरकार क्या करती है, 300-400 रुपए की सब्सिडी दे देती है, वो सिलेंडर उसको कितने में मिल जाता है, 600 रुपए में। तो अगर मान के चलो कि मोदी जी बोले अरे नहीं नहीं सना सर आप इतना बहुत पढ़ाते हैं बच्चों को, आपको हम 1,000 रुपए का सब्सिडी भी दे रहे हैं, तो टैक्स भी लगा 2,000, तो टैक्स को हम क्या करते हैं, टैक्स तो जुड़ेगा, टैक्स से मेरा सामान क्या होगा, महंगा हो जाएगा, हाँ या ना। टैक्स से मेरी कीमत यस बढ़ती है सर। ना, यस सर। और जो सब्सिडी मिलता है उससे मेरी कीमत क्या होती है, घटती है। तो यही है तुम्हारा फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस का कंसेप्ट, ठीक है। फैक्टर प्राइस से जब भी हम मार्केट प्राइस पे जाते हैं, फैक्टर प्राइस में देखो, फैक्टर प्राइस में अगर मैं फैक्टर प्राइस में कॉस्ट को, फैक्टर प्राइस में मैं अगर टैक्स जोड़ दूं
और उसमें से सब्सिडी घटा दूं तो मेरा क्या निकल जाएगा? मार्केट प्राइस। सर है? ऑनलाइन शॉपिंग जो सर हाँ बोलो बोलो। प्रॉफिट कहाँ बचे? प्रॉफिट एक्चुअली मार्केट प्राइस में जब बेचने जा रहा है उसमें प्रॉफिट उसमें ऑलरेडी एडेड होती है उसमें, ठीक है। उसके बाद का बात कर रहा हूं, जब सामान बिकने के लिए चला गया मार्केट में, तो जो सामान होता है कि उसमें गवर्नमेंट का जो पर्सन होता है वो ऑलरेडी प्रॉफिट ऐड किया रहता है। टैक्स जो बिल वगैरह देखते हो, क्या उसमें वो प्रॉफिट बताता है क्या अपना? वो तो टैक्स जोड़ देता है ना सिंपली। मोबाइल फोन वगैरह कभी खरीदोगे तो उस पर लिखा रहेगा। तो जो उसे कीमत होती है ना, उसमें ऑलरेडी वो एडेड होता है, ऑलरेडी टैक्स अलग से लगाया जाता है। समझे बात? तुम कोई सामान खरीद रहे हो, अगर एसी, पंखा, मोबाइल फोन, फ्रिज, तो तुमको एमआरपी पे और उसमें क्या करेगा, अलग से फिर टैक्स भी लगाएगा। समझे? तो जो एमआरपी है उसमें बस कॉस्ट और प्रॉफिट एडेड होता है। मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? फैक्टर प्राइस, सॉरी मार्केट प्राइस निकाला हूं, गलत लिख रहा हूं। यहाँ फैक्टर प्राइस इक्वल टू होगा। अगर तुमको फैक्टर प्राइस पता करना है कि किसी सामान का फैक्टर प्राइस क्या है, तो क्या करोगे? जस्ट उल्टा कर दोगे। यहाँ पे क्या करोगे? मार्केट प्राइस में क्या करेंगे हम? टैक्स, ऊपर में टैक्स जोड़े थे, अब टैक्स क्या करेंगे? घटा देंगे। सब्सिडी यहाँ पे माइनस किए थे, अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसको समझो ऐसी बात। मान के चलो कि मैं कोई सामान बनाया, उसका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर मैं उसमें जोड़ दूं तो वो सामान 1,000 रुपए का होता है, ठीक है। मार्केट में गवर्नमेंट मुझसे 100 रुपया टैक्स लेती है। गवर्नमेंट में टैक्स कितना लिया? 100 रुपया। और सब मुझे सब्सिडी भी मिला। सब्सिडी कितना मिला? 50 रुपए का, ठीक है। यहाँ तक समझे बात? तो इसका मार्केट में कितने का बिकेगा सामान? तो मार्केट प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस इक्वल टू जो कॉस्ट है वो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसमें मैं क्या करूंगा? 100 रुपया टैक्स जोड़ दूंगा और उसमें से सब्सिडी में घटा दूंगा। तो ये सामान कितने का बिकेगा? मुझे मिल हो जाएगा 1,050 ना। हाँ, तो इसका मार्केट कीमत कितना हो गया? 1,050। समझे बात? अब मान के चलो इस मार्केट प्राइस मुझे 1,050 है, यहाँ पे 1,050 है। ये क्या हो गया? अब मार्केट प्राइस। आपसे बोले कि अब वापस से मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ क्या होगा। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1,050 में मैंने टैक्स पहले जोड़ा था, ठीक है। अब मैं कॉस्ट पे जा रहा हूं, तो टैक्स में क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा 100 रुपए, और सब्सिडी क्या कर दूंगा? वापस से जोड़ दूंगा। देखो यहाँ पे जो किया था उसका उल्टा, यहाँ पे टैक्स जोड़ा था और सब्सिडी घटा दिया था। यहाँ पे क्या करूंगा? टैक्स को घटा दूंगा और सब्सिडी को जोड़ दूंगा। तो 1,050 में से अगर 100 घटाओगे तो कितना होगा? 950। और 950 में अगर हम 50 और ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 1,000। देखो कॉस्ट के बराबर आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? ये यही कंसेप्ट है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का। क्लियर है पॉइंट? अच्छा सर, अगर हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करके सर मंगवाते हैं तो फिर सर एक्स्ट्रा टैक्स हाँ, क्यों पे करना पड़ता है? इसमें सर ज़्यादा टैक्स पे ताकि करना पड़ता है। हाँ हाँ, वो टैक्स इसलिए पे करना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि फिर वो गुड, देखो गवर्नमेंट टैक्स बेसिकली इसे लगाती है। अच्छा मान के चलो कि चाइनीज प्रोडक्ट ही मुझे इंडिया 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 में मानो कोई सामान है, वो इंडिया में कोई सेलर है, बहुत सारे सेलर है, कोई सामान मिलकर सब कुछ सामान प्रोडक्शन कर रहा है। इंडिया में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा है, खर्चा महंगा है, मतलब ज्यादा महंगा आता है सामान। यहाँ पे जो लोग मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्होंने कोई सामान बनाया जिसकी कीमत 100 रुपए, यहाँ पे वो सामान 100 रुपए में बिक रहा है, ठीक है। क्योंकि इंडिया में चीजें महंगी है, यहाँ पे टैक्स ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है। चाइना में सेम सामान बनता है, ठीक है, 50 रुपए में। तो कोई आदमी अगर सर को तुम बाहर से मंगाओगे अगर, तो चाइना से सस्ता पड़ रहा है तुमको 50 रुपए में खुद, और इंडियन कंपनियां उसको 100 रुपए में बना रही है, तो कोई इंडियन कंपनी का सामान खरीदेगा फिर? हाँ नहीं या सर, ना? नहीं खरीदा। नहीं खरीदेगा। फिर तो हमारी डोमेस्टिक कंपनियां तो बंद हो जाएंगी, क्योंकि सारे लोग तो बाहर का सामान खरीदना शुरू कर देंगे। यस सर। फिर धीरे धीरे यहाँ का सारा कंपनी, फिर यहाँ के सामान में चाइना का सामान भर जाएगा पूरे मार्केट में। फिर चाइना का कीमत बढ़ा देगा, मोनोपोली क्रिएट कर देगा अपना। इसलिए इसीलिए टैक्स लगाया जाता है, ताकि जिस रेट पे वो सामान इंडिया में मिल रहा है उस रेट के बराबर हो जाए, या उससे थोड़ा ज्यादा ही हो जाए। तभी तो लोग इंकरेज होंगे ना इंडियन प्रोड्यूसर के सामान खरीदने के लिए। तभी तो कोई मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदेगा, क्योंकि क्योंकि हर कंट्री चाहता है कि मेरे खुद के देश के जो कंपनियां हैं उनके सामान ज्यादा बिके। इसलिए वो उनके प्राइसेस को, जब भी कोई बाहर से सामान मंगाते हो उसकी कीमत को बढ़ा दिया जाता है। ये सारे देश करते हैं, ताकि उनके फिर भी सर, डोमेस्टिक सेलर्स हैं उनके गुड्स जल्दी बिके, तो वो ज्यादा बिके वो।
नहीं तो कोई सारा प्रोड्यूसर यहाँ बंद कर देगा, यहाँ के लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, यहाँ पर कंपनियों को घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश का ग्रोथ कैसे होगा? समझे बात? जी सर। चलो अच्छा, यहाँ तक ठीक है, आज के क्लास के लिए यहीं तक रहने दो, नहीं तो बहुत टेक्निकल कंसेप्ट है, एक बार सबको रिवाइज करना पड़ेगा। क्या बोलते हो कि कंटिन्यू करूं आगे का? सर रहने दीजिए सर, समझते हैं सर इस बात। हाँ अच्छा, 12 जो बजेगा सर, एक मिनट रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शिष्या रहने दे यहाँ तक, आज के लिए इतना डोज काफी है कि और भी टेक्निकल पढ़ा दूं? काफी है। ठीक है, तो जिज्ञासा तुमको तो 10 बार पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना, मैं वही कर रहा हूँ, अगर तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहा, अगर तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स खेल नहीं है, याद रखना। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट ए जोक, हर चैप्टर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी पता चलेगा ना, अभी मैं 8वां चैप्टर जब पढ़ाऊंगा उसमें पहले 4 चैप्टर के कंसेप्ट 8वें चैप्टर में आ जाएंगे, तो तुम्हें वो 8 के 8 कंसेप्ट याद होने चाहिए, समझ में होने चाहिए, ठीक है? तो एक एक टॉपिक को रिवाइज करो, लिख के पढ़ो, बार बार पढ़ो, करते रहो उसको। और बाबू लोग फीस जमा करवाई है, 20 तारीख हो गया, हम लोग को रेंट भी देना है, कोचिंग खुल चुका हुआ, जान ही रहे, ठीक है? फीस सबको जल्द से जल्द अब जमा करवाओ। चलो ठीक है स्टूडेंट, तब कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और क्लास की रिकॉर्डिंग हो चुकी हुई है, तो वो भी अकाउंट में आ जाएगा, आप लोग के देख सकते हो, कुछ टॉपिक फिर से देखना है। सर आज का पूरा रिकॉर्डिंग नहीं ना हुआ है? पूरा रिकॉर्डिंग है सर हर दिन का पूरा रिकॉर्डिंग रहता है? बस मैं 3 चैप्टर इकोनॉमिक्स में सिर्फ 3 चैप्टर की रिकॉर्डिंग दूंगा, मैं उसके अलावा किसी चैप्टर की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। अभी ये दूसरा चैप्टर चल रहा है सर, एक और चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसके बाद की किसी चैप्टर की रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी। पढ़ना होगा, किस पूछना लिए? होगा। किस सर लिए? रिकॉर्डिंग देता है बाद में सही रहता है सर। नहीं नहीं, बाद में नहीं, तो तुम्हें बाद में पढ़ो, नोट्स बनाओ, पूछो, मेहनत करो। इकोनॉमिक्स में चूंकि मेहनत करवाना है, वो शॉर्टकट समझ में नहीं आएगा। बीएसटी में था, चल गया, इकोनॉमिक्स में नहीं चलेगा। सर नोट्स तो सामने ही बना लेते, बाद में दिक्कत होता है तो। आप पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा। ओके सर। चलो ठीक है, तब बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।